हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईशानी फाइनेंस। हाउ टू क्रैक IC38 इस न्यू सीरीज का ये पार्ट 6 है। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक्स को क्लिक करें। सो लेट्स स्टार्ट। 1. इनमें से कौन सा कारक देय दावा राशि का निर्धारण नहीं करता है? ए. पॉलिसी के अंतर्गत सदस्य के लिए उपलब्ध बीमा राशि। बी. अंशवहन राशि। सी. पहले से किए गए किसी दावे को ध्यान में रखते हुए सदस्य के लिए पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध शेष बीमा राशि। डी. उपसीमा। सही जवाब है बी. अंशवहन राशि। 2. चिकित्सकीय बीमा पॉलिसियों में टेलीमेडिसिन के संबंध में IRDAI ने हाल ही में क्या निर्देश दिए हैं? ए. बीमाकर्ताओं को अपनी पॉलिसियों में टेलीमेडिसिन को शामिल करने की अनुमति नहीं है। बी. केवल गैर कोरोना वायरस संबंधी चिकित्सकीय परामर्शों के लिए टेलीमेडिसिन की अनुमति है। सी. जहां भी नियमित चिकित्सकीय परामर्श की अनुमति है वहां टेलीमेडिसिन की भी अनुमति है। डी. पॉलिसीधारकों को सभी चिकित्सकीय परामर्शों के लिए अस्पताल जाना आवश्यक है। सही जवाब है सी. जहां भी नियमित चिकित्सकीय परामर्श की अनुमति है वहां टेलीमेडिसिन की भी अनुमति है। 3. उपचार के इनमें से कौन से वैकल्पिक तरीके स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों द्वारा कवर किए जा सकते हैं लेकिन इनकी उपसीमाएं हो सकती हैं? ए. यूनानी। बी. सिद्ध। सी. होम्योपैथी। डी. उपरोक्त सभी। सही जवाब है डी. उपरोक्त सभी। 4. कैशलेस योजना के अंतर्गत नियोजित सर्जरी के लिए सूचना देने की स्थिति में कंपनी द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है? ए. संभावित व्यय के लिए अस्पताल को पूर्वाधिकृत किया जाता है। बी. दावा सीधे संसाधित किया जाता है। सी. अधिक जानकारी के लिए अस्पताल से संपर्क किया जाता है। डी. दावा अस्वीकार कर दिया जाता है। सही जवाब है ए. संभावित व्यय के लिए अस्पताल को पूर्वाधिकृत किया जाता है। 5. प्रतिपूर्ति के आधार पर अंतिम निपटान के लिए दावों की जांच के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? ए. दावों को किसी जांच या दस्तावेजों के सत्यापन के बिना स्वीकृत किया जाता है। बी. दावों की स्वीकार्यता बीमा राशि अंशवहन और उपसीमाओं के लिए जांच की जाती है। सी. दावों की केवल स्वीकार्यता के लिए जांच की जाती है लेकिन बीमा राशि अंशवहन और उपसीमाओं के लिए नहीं। डी. बीमा राशि के लिए दावों की जांच की जाती है लेकिन स्वीकार्यता अंशवहन और उपसीमाओं के लिए नहीं। सही जवाब है बी. दावों की स्वीकार्यता बीमा राशि अंशवहन और उपसीमाओं के लिए जांच की जाती है। 6. श्री एक्स के दावे के बारे में कंपनी या TPA को सूचना मिलने के पश्चात क्या होता है? ए. दावा तत्काल स्वीकृत किया जाता है। बी. दस्तावेजों की उपेक्षा की जाती है। सी. सटीकता के लिए विवरणों का मिलान किया जाता है और एक संदर्भ संख्या निर्मित की जाती है। डी. दावाकर्ता से अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है। सही जवाब है सी. सटीकता के लिए विवरणों का मिलान किया जाता है और एक संदर्भ संख्या निर्मित की जाती है। 7. कथन के अनुसार बीमाकर्ता TPA को दावे की सूचना कैसे संभव है? ए. केवल टेलीग्राम के माध्यम से। बी. केवल फैक्स द्वारा। सी. मोबाइल ऐप कॉल सेंटर इंटरनेट ईमेल के माध्यम से। डी. केवल डाक मेल द्वारा। सही जवाब है सी. मोबाइल ऐप कॉल सेंटर इंटरनेट ईमेल के माध्यम से। 8. स्वास्थ्य बीमा में दावा सूचना के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? ए. दावा सूचना अनिवार्य नहीं है। बी. आपात स्थिति में अस्पतालीकरण के 48 घंटे पूर्व दावा सूचना देने की आवश्यकता होती है। सी. आपात स्थिति में अस्पतालीकरण के बाद 48 घंटों के अंदर दावा सूचना देने की आवश्यकता होती है। डी. नियोजित भर्ती के मामले में अस्पतालीकरण से पहले और आपातकालीन स्थिति में अस्पतालीकरण के बाद 24 घंटे के अंदर दावा सूचना देने की आवश्यकता होती है। सही जवाब है डी. नियोजित भर्ती के मामले में अस्पतालीकरण से पहले और आपातकालीन स्थिति में अस्पतालीकरण के बाद 24 घंटे के अंदर दावा सूचना देने की आवश्यकता होती है। 9. बीमा दावा प्रक्रिया में दावा सूचना क्या है? ए. दावा प्रक्रिया का अंतिम चरण। बी. दावे की जांच की प्रक्रिया। सी. नियोजित या आकस्मिक अस्पतालीकरण के बारे में बीमा कंपनी को सूचित करने का कार्य। डी. दावे के लिए भुगतान की जाने वाली राशि को निर्धारित करने की प्रक्रिया। सही जवाब है सी.
नियोजित या आकस्मिक अस्पतालीकरण के बारे में बीमा कंपनी को सूचित करने का कार्य। 10. बीमाकर्ता टीपीए को स्वास्थ्य दावे की जानकारी दिए जाने के समय से लेकर पॉलिसी की शर्तों के अनुसार भुगतान किए जाने तक क्या होता है? ए. दावा तत्काल अस्वीकार किया जाता है। बी. बिना किसी सत्यापन के भुगतान किया जाता है। सी. दावा भलीभांति निर्धारित चरणों के सेट के माध्यम से गुजरता है। डी. बीमाकर्ता टीपीए दावे की उपेक्षा करता है। सही जवाब है सी. दावा भलीभांति निर्धारित चरणों के सेट के माध्यम से गुजरता है। 11. स्वास्थ्य बीमा दावे की सेवा सर्विसिंग के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? ए. केवल बीमा कंपनी द्वारा ही दावे सर्विस किए जा सकते हैं। बी. केवल तृतीय पक्ष प्रशासक टीपीए द्वारा ही दावे सर्विस किए जा सकते हैं। सी. बीमा कंपनी द्वारा या बीमा कंपनी के अधिकृत टीपीए द्वारा दावे सर्विस किए जा सकते हैं। डी. केवल प्रदाताओं अस्पतालों द्वारा ही दावे सर्विस किए जा सकते हैं। सही जवाब है सी. बीमा कंपनी द्वारा या बीमा कंपनी के अधिकृत टीपीए द्वारा दावे सर्विस किए जा सकते हैं। 12. दावे का पहला हितधारक और प्राप्तकर्ता कौन होता है? ए. बीमा एजेंट जिसने पॉलिसी बेची थी। बी. वह व्यक्ति जो बीमा दावे पर कार्यवाही करता है। सी. बीमा कंपनी के शेयरधारक। डी. वह ग्राहक जो बीमा पॉलिसी खरीदता है। सही जवाब है डी. वह ग्राहक जो बीमा पॉलिसी खरीदता है। 13. बीमा में बीमाकर्ता के प्रदर्शन की सही जांच कौन सी है? ए. बीमा कंपनी के लोगों का रंग। बी. बीमा कंपनी के कर्मचारियों की संख्या। सी. बीमा कंपनी के दावा भुगतान क्षमता। डी. कंपनी के कार्यालय परिसर का स्थान। सही जवाब है सी. बीमा कंपनी के दावा भुगतान क्षमता। 14. नियोक्ता कर्मचारी समूहों में कार्यशील जनसंख्या के लिए सामान्य आयु सीमा कितनी है? ए. 5 to 70, बी. 18 to 70, सी. 30 to 70, डी. 50 to 70। सही जवाब है बी. 18 to 70। 15. भूमिगत खदानों में काम करने वाला व्यक्ति किस जोखिम समूह के अंतर्गत आता है? ए. जोखिम समूह 1, बी. जोखिम समूह 2, सी. जोखिम समूह 3, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सी. जोखिम समूह 3। 16. विदेशी यात्रा बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत मुख्य कवर कौन सा होता है? ए. जीवन कवर, बी. गृह बीमा, सी. स्वास्थ्य कवर, डी. वाहन बीमा। सही जवाब है सी. स्वास्थ्य कवर। 17. इनमें से किस गैर नियोक्ता समूह के लिए सामूहिक स्वास्थ्य बीमा प्रस्तावित किया जा सकता है? ए. एम्प्लॉयर वेलफेयर एसोसिएशन, बी. किसी विशेष व्यवसाय के ग्राहक जहां बीमा को अतिरिक्त लाभ के रूप में प्रस्तावित किया जाता है। सी. बैंक के ऋणी, डी. उपरोक्त सभी। सही जवाब है डी. उपरोक्त सभी। 18. दावों की अधिक लागत के कारण किन शहरों में कुछ विशेष उत्पादों के प्रीमियम अधिक होते हैं? ए. छोटे शहर और गांव, बी. पर्यटन स्थल, सी. मेट्रो और ए. श्रेणी वाले शहर, डी. औद्योगिक केंद्र। सही जवाब है सी. मेट्रो और ए. श्रेणी वाले शहर। 19. जोखिम की विभिन्न श्रेणियां कौन सी हैं जिनमें बीमा लेखक किसी प्रस्ताव को वर्गीकृत कर सकता है? ए. मानक दरों, अतिरिक्त प्रीमियम पर जोखिम स्वीकृत करना या कवर को अस्वीकृत करना। बी. अतिरिक्त प्रीमियम पर जोखिम स्वीकृत लेना। सी. निर्धारित अवधि कालावधि तक के लिए कवर को स्थगित करना। डी. उपरोक्त सभी। सही जवाब है डी. उपरोक्त सभी। 20. स्वास्थ्य बीमा में चिकित्सकीय बीमा लेखन का क्या उद्देश्य होता है? ए. प्रीमियम की राशि निर्धारित करना। बी. कवरेज प्रदान करना है या नहीं इसे निर्धारित करना। सी. कवर किए जाने वाले पारिवारिक सदस्यों की संख्या निर्धारित करना। डी. अस्पताल के प्रकार का निर्धारण करना जहां बीमाधारक को भर्ती किया जा सकता है। सही जवाब है बी. कवरेज प्रदान करना है या नहीं इसे निर्धारित करना। 21. बीमा में प्रायः वित्तीय दस्तावेज कब मांगे जाते हैं? ए. केवल बीमा कवरेज अधिक होने पर। बी. जब उल्लेखित आय, व्यवसाय और मांगे गए कवरेज के बीच तालमेल न हो। सी. ए और बी दोनों। डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है डी. इनमें से कोई नहीं। 22. बीमाधारक व्यक्ति द्वारा बीमा में सूचना का उल्लंघन करने या छिपाने का क्या परिणाम होता है? ए.
प्रीमियम में वृद्धि। बी, पॉलिसी शून्य हो जाती है। सी, प्रीमियम में कमी। डी, पॉलिसी अप्रभावित रहती है। सही जवाब है बी, पॉलिसी शून्य हो जाती है। 23, पोर्टिंग के लिए बीमित को किससे अनुरोध करना चाहिए? ए, नए बीमाकर्ता। बी, पुराने बीमाकर्ता। सी, IRDAI। डी, कोई बीमा एजेंट। सही जवाब है बी, पुराने बीमाकर्ता। 24, पोर्टिंग कब की जा सकती है? ए, पॉलिसी अवधि के दौरान कभी भी। बी, केवल पॉलिसी जारी करने के समय। सी, केवल पॉलिसी में रुकावट के पश्चात। डी, केवल पॉलिसी नवीकरण के समय। सही जवाब है डी, केवल पॉलिसी नवीकरण के समय। 25, पॉलिसी जारी करने से पहले प्रीमियम के अलावा और अतिरिक्त प्रभारित किसी बीमालेखन लोडिंग के लिए पॉलिसी धारक की विशिष्ट सहमति प्राप्त की जानी चाहिए। ये नियम किसके हित में है? ए, बीमा कंपनी। बी, नियामक। सी, पॉलिसी धारक। डी, बीमा एजेंट। सही जवाब है सी, पॉलिसी धारक। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।